हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आई नो कि आपके पास समय बहुत कम बचा है। आज मैंने एडमिट कार्ड भी के बारे में अपलोड किया था एक वीडियो। आज आप लोग का एडमिट कार्ड अपलोड होने वाला था, तो अपलोड अभी तक अपलोड नहीं हो रहा है, उसका प्रॉब्लम चल रहा है। तो आई थिंक आज शाम तक स्टार्ट हो जाएगा, वरना कल पक्का हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि खुद पता करके देखा कि अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ कैंडिडेट को मैंने भेजा था तो बोले मैम प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं अपलोड हो रहा है। लेकिन डेट आज से ही है अपलोड होने का फ्रेंड्स। तो मैं आपको बोली थी कि मैं हिस्ट्री का आपके लिए मास्टर वीडियो बनाऊंगी, तो मैंने आपके लिए मास्टर वीडियो हिस्ट्री का 9 का बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप के लिए एक वीडियो को इतना देर तक सुनना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट कर दिया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दिया क्लास 9 का हिस्ट्री। क्लास 9 में टोटल जितना चैप्टर है 8 चैप्टर है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया दो भागों में। आधा मैं इस वीडियो में करवाऊंगी और आधा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगी। तो वो भी मैं नेक्स्ट वाला भी कल तक अवेलेबल करवा दूंगी फ्रेंड्स, या हो सके तो मैं आज शाम तक, अब आपको कल मॉर्निंग तक वो अवेलेबल हो जाएगा। आज मैं आपको पार्ट 1 कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको, और बेल आइकन दबा दे, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके फ्रेंड। बस मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप तक मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, आज सबसे पहले आप देख सको। और फ्रेंड्स आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम के बाद आप पक्का प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा आपके कितने कैसा गया एग्ज़ाम, कितना आया। क्योंकि मुझे भी आशा है कि जो कैंडिडेट मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो सभी इस बार एस्टेट क्वालिफाई करें, और मैं पूरे मेहनत से आपके साथ लगी हुई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिस्ट्री का मास्टर वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री का क्लास 9 का मास्टर वीडियो है, यानी हिस्ट्री का जो 9 क्लास का जितना भी चैप्टर है सारा एक वीडियो में मैं आप लोग को करवाऊंगी, और बहुत ही फास्ट करवाऊंगी। आई नो कि आपके पास समय बहुत कम है, तो जितना फास्ट हो सके आप रिवीजन कर पाइएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारी मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी। तो फ्रेंड्स मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगी, डायरेक्ट आपको आंसर बोलते चलूँगी, ताकि जो है मैं करवा सकूँ सारा चैप्टर। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारी मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई थी। तो ये जो आरंभ हुई थी यूरोप महादेश में आरंभ हुई थी। नई दुनिया का पता कैसे लगा। तो देखिए, नाविक अभियानों द्वारा। नई दुनिया का पता कैसे लगा, नाविक अभियानों द्वारा। यूरोप के आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि किस घटना ने तैयार दी थी। तो देखिए, यूरोप में जो है भौगोलिक खोजों ने, यूरोप में आधुनिक युग के आगमन की पृष्ठभूमि जो है भौगोलिक खोजों ने तैयार की थी। नेक्स्ट है, कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो कैरोलिंगियन समाज का संस्थापक जो था वो था शार्लमा। कौन था, शार्लमा। कैरोलिंगियन साम्राज्य का संस्थापक शार्लमा था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया। पवित्र रोमन समाज कैरोलिंगियन साम्राज्य को कहा गया। किसको कहा गया फ्रेंड्स, पवित्र रोमन साम्राज्य कैरोलिंगियन साम्राज्य को। सामंतवाद का आधार क्या था। तो देखिए, सामंतवाद का आधार जो था वो भूमि था। मैं एक क्वेश्चन को दो बार करके रिपीट कर रही हूँ ताकि जो है आपको ये याद हो जाए फ्रेंड्स। चलिए जल्दी फटाफट करते हैं। तो सामंतवाद का आधार क्या था, भूमि था। सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था। तो सामंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक जो है ना, मालिक वो राजा होता था। कौन होता था फ्रेंड्स, राजा। नेक्स्ट, रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पे था। रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था। तो रोम में था। कहाँ था फ्रेंड्स, रोमन कैथोलिक चर्च का जो केंद्र था वो रोम में था। नेक्स्ट है, अंध महासागर किसे कहा जाता था। तो देखिए, अंध महासागर जो है वो आपको अटलांटिक महासागर को ही हम लोग अंध महासागर कहते हैं। किसको कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था। तो आधुनिक युग को लाने में जो है वो पुनः जागरण काल का योगदान था। किसका था, पुनः जागरण काल का। कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी। तो देखिए, कुस्तुनतुनिया जो है ये किसकी थी, यूनानी साम्राज्य की
विजेंटाइन साम्राज्य की, रूसी साम्राज्य की या अरब साम्राज्य की? तो ये हो जाएगा विजेंटाइन साम्राज्य की। कुस्तुनतुनिया जो है विजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था? तो पुनः जागरण का केंद्र जो था वो इटली में था। पुनः जागरण का केंद्र कहाँ था फ्रेंड्स? इटली में। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। धर्म युद्ध का प्रमुख कारण था तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो देखिए यूरोप में जो है किसका था? पुनः जागरण का प्रसार का। यूरोप में तर्कवाद का विकास की घटना जो है वो पुनः जागरण का प्रसार का परिणाम था। निम्नलिखित में से किस कारण ने भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया? तो किस कारण ने? राजशक्ति की दुर्बलता ने। देखिए राजशक्ति की दुर्बलता के कारण भौगोलिक खोजों को प्रश्रय नहीं दिया गया था। लेकिन दूरबीन का जो आविष्कार कौन था? दूरबीन का आविष्कारक जानते ही होंगे आप लोग सभी, कौन थे? गैलीलियो थे। कौन थे दूरबीन का आविष्कारक? गैलीलियो थे। नेक्स्ट है एस्ट्रोलेव किस साम्राज्य का यंत्र था? एस्ट्रोलेव जो है वो अक्षांश बतलाने वाला क्या था? अक्षांश बतलाने वाले यंत्र को बोलते हैं एस्ट्रोलेव। खांचा खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? तो देखिए खांचा पद्धति से जो बनाया गया था ना वो स्पेन में। खांचा पद्धति से विशाल और मजबूत जहाज किस देश में बनाए गए थे? स्पेन में। हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरेवल जहाज किन लोगों ने बनाए थे? तो पुर्तगालियों ने बनाए थे। तो अगर ऐसे भी पूछ सकता है आपको, हल्की और तेज गति से चलने वाले जहाज का क्या नाम था? उसको कैरेवल कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? कैरेवल। और किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय किस देश ने दिया था? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने दिया था? पुर्तगालियों ने ही सबसे ज्यादा भौगोलिक खोज को प्रश्रय दिया था। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो कोलंबस जो है वो मूलतः इटली का था। कहाँ के थे कोलंबस? इटली के। कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की थी? तो 1492 में कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज की थी। किसकी की थी? वेस्ट इंडीज की फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो ये जो हेनरी द नेविगेटर थे ना, ये पुर्तगाल के राजा थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा जो है वो 1498 में भारत पहुंचा था। कब फ्रेंड? 1498 में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कालीकट के बंदरगाह पे, है ना। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पे पहुंचा था? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया, कालीकट। कहाँ पहुंचा थे? कालीकट। नेक्स्ट देखिए ब्राजील की खोज किसने की थी? तो ब्राजील की खोज जो है वो किसने की थी फ्रेंड? कैब्रल ने। किसने की थी? ब्राजील की खोज कैब्रल ने की थी। ब्राजील की खोज कैब्रल। कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो देखिए कैप्टन कुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने बोल रहा है किसकी पता लगाया था? तो देखिए ये इन्होंने जो है न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया था। किसका लगाया था? न्यू फाउंडलैंड। तो देखिए जमोरिन जो है वो कहाँ का राजा था? तो जमोरिन जो थे वो कालीकट के राजा थे। कहाँ के फ्रेंड थे? कालीकट के। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो दास व्यापार का प्रमुख केंद्र जो है लिस्बन था। क्या था? लिस्बन। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो बैंकिंग घराना मेडिसी ये फ्लोरेंस का था। बैंकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो फ्लोरेंस का। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? यूरोप में चांदी का जो आयात होता था ये मैक्सिको से होता था फ्रेंड। कहाँ से होता था? मैक्सिको से। भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो भौगोलिक खोजों का तात्कालिक प्रभाव जो है औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा, लेकिन व्यापार वाणिज्य के विकास, उपनिवेशवाद के विकास और दास व्यापार इन तीनों पे पड़ा था फ्रेंड्स। ठीक है, सिर्फ औद्योगिक क्रांति पे नहीं पड़ा था। नेक्स्ट है
भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया? तो देखिए व्यापारिक वर्ग का क्या हुआ, महत्व जो है वो बढ़ गया। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83, यह चैप्टर 2 है हिस्ट्री का 9 का फ्रेंड्स। तो देखिए अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है आप जानते ही होंगे कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस युग का था? तो किस मूल का था? तो कहाँ के थे अमेरिका के जो थे, ये इतालवी के थे। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक जो है वो इतालवी मूल का था। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? तो देखिए इन्होंने 13 उपनिवेश, कितने? 13 उपनिवेश जो है इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में स्थापित किए थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिकी का जो राजा था वो जॉर्ज तृतीय थे। कौन था? जॉर्ज तृतीय। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो इसके जो अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासनों का प्रधान जो है वो गवर्नर होते थे। प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवादियों की किस मांग ने संघर्ष को बढ़ावा दिया था? तो प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग। प्रशासनिक क्षेत्र में उपनिवेशवासियों की ये जो प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग है ने संघर्ष को क्या किया था? बढ़ावा दिया था। जॉर्ज तृतीय की किस नीति ने उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा दिया था? तो देखिए व्यक्तिगत शासन की नीति। जॉर्ज तृतीय की जो व्यक्तिगत शासन की नीति थी उपनिवेशवासियों में क्या किया था? आक्रोश को बढ़ा दिया था। सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी फ्रेंड्स। किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस वर्ग की प्रमुख भूमिका थी? तो देखिए मध्यम वर्ग की क्या थी? प्रमुख भूमिका थी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के प्यूरिटन, किसको? प्यूरिटन संप्रदाय को मानने वाले थे। अमेरिका किस महासागर के किनारे अवस्थित है? तो अमेरिका जो है अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। अमेरिका कहाँ है? अटलांटिक महासागर के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस पर थॉमस पेन ने बल दिया? तो देखिए थॉमस पेन ने किस पे बल दिया था? तो थॉमस पेन ने स्वतंत्रता पे बल दिया था। किस पे बल दिया था? स्वतंत्रता पे। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं सैमुअल एडम्स ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड? सैमुअल एडम्स ने कहा प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? तो स्टाम्प एक्ट जो है ग्रेनविले ने लगाया था। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया? ग्रेनविले। 4 असहनीय कानून किस वर्ष पारित किए गए थे? 4 असहनीय कानून जो है 1774 ईस्वी में लगाए गए थे। कब? 1774 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालिक कारण था बोस्टन चाय पार्टी की घटना थी। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन जो है वो 1774 ईस्वी में हुआ था। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दूसरा सम्मेलन 1776 में हुआ था फ्रेंड। कब हुआ था? 6 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो देखिए पहला युद्ध जो हुआ था ना वो लेक्सिंगबर्ग में हुआ था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध लेक्सिंगटन, कहाँ पे? लेक्सिंगटन में हुआ था फ्रेंड्स, लेक्सिंगटन में। फिलाडेल्फिया सम्मेलन की किस तिथि को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया था? तो देखिए 4 जुलाई। कब हुआ था ये? 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया सम्मेलन को स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका किनकी थी? तो मुख्य भूमिका जो था ना वो टॉमस जेफरसन की थी। स्वतंत्रता की घोषणा को तैयार करने में मुख्य भूमिका टॉमस जेफरसन की थी। किस विधि की संधि के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता को मान्यता
प्रदान की थी। तो देखिए पेरिस की संधि 1783, पेरिस की संधि 1783 के अनुसार अंग्रेजी सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की थी। नेक्स्ट है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो जॉर्ज वाशिंगटन बने। कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की? तो देखिए इसमें फ्रांस ने क्या की थी? उपनिवेशों की सहायता की थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड की पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो इंग्लैंड की पराजय का जो मुख्य कारण था, इंग्लैंड को अकेले युद्ध करना, इंग्लैंड का अकेले युद्ध करना, ये उसका पराजय का प्रमुख कारण था। नेक्स्ट है अमेरिका का संविधान किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए अमेरिका का संविधान जो है वो 1789 ईस्वी में लागू किया गया। कब? 1789 में। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में छोटा पीट का योगदान था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए क्या प्रभाव पड़ा? अर्थव्यवस्था दुर्बल हो गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर यह प्रभाव पड़ा कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुर्बल पड़ गई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष आरंभ हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो देखिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यही थी कि गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था का पहला प्रयोग जो है अमेरिका में हुआ था। चलिए हम लोग जो है क्लास 9 का जो है हिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड चैप्टर है फ्रांस की क्रांति 1789। तो इसमें है पहला क्वेश्चन है पुरातन व्यवस्था किसे कहा जाता था? तो पुरातन व्यवस्था 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को क्या कहा जाता था? पुरातन व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व की स्थिति को। फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों यानी स्टेट में विभक्त थे? तो फ्रांसीसी समाज जो है वो 3 स्टेट में बटे थे, यानी 3 स्टेट या वर्गों में बटे हुए थे। फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? तो देखिए फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। फ्रांस में किसका था? बुर्बो राजवंश का। नेक्स्ट है स्टेट्स जनरल किस प्रकार की व्यवस्था थी? स्टेट्स जनरल जो है वो प्रतिनिधियों की, स्टेट जनरल्स प्रतिनिधियों की संस्था थी। फ्रांस में करों का बोझ किस पर था? फ्रांस में करों का बोझ सर्वसाधारण पे था। फ्रांस में करों का बोझ किस पे था फ्रेंड? सर्वसाधारण पर। लुई 16वां किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो लुई 16वां जो है वो 1774 में गद्दी पे बैठा था। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? तो देखिए 1744 ईस्वी में किसने कहा था? सॉरी इसका ख होगा। किसने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है? लुई 16वां ने कहा था मेरी इच्छा ही कानून है। ठीक है, नेक्स्ट है राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो देखिए पार्लमा। कौन सी संस्था थी? पार्लमा, राजा की अंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए। फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो देखिए प्रशासनिक विभिन्नता, ये प्रशासनिक विभिन्नता जो है फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता थी। लेटर दी कैचे क्या था? तो देखिए लेटर दी कैचे राजाज्ञा था, राजा का आज्ञा था। टाइद किस प्रकार का कर था? तो टाइद जो है पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता था? तो बुर्जुआ वर्ग जो है वो तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता था फ्रेंड्स। टाइल किस प्रकार का कर था? तो टाइल जो था ना एक प्रत्यक्ष कर था। क्या ऐसा कर था? प्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित कथनों में सही क्या है? देखिए कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे, ये सही है। क्या है? कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करते थे, ये सही है।
द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मॉन्टेस्क्यू। तो दी स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू थे। कौन थे फ्रेंड्स? मॉन्टेस्क्यू। किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है? तो देखिए ये फ्रेंड्स किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। और ये कथन मुझे काफ़ी हद तक सही लगता है। हर इंसान मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो हुआ, लेकिन हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है, वो चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या कुछ और फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक जो है वो दिदरो थे। कौन थे? दिदरो। विश्वकोश का संपादक दिदरो थे। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? तो देखिए वास्तिल का पतन जो है 14 जुलाई 1789 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? तो ये जो निर्णय था ये आपको कन्वेंशन ने लिए थे। किसने लिए थे? कन्वेंशन ने। लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाने का निर्णय कन्वेंशन ने लिया था। फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? फ्रांस में आतंक का साम्राज्य जो है वो 1793 में स्थापित हुआ था। कब? 1793 में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए नेपोलियन कोड जो है वो 1804 में, नेपोलियन कोड 1804 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था? तो फ्रांस की क्रांति का स्वरूप जो है बुर्जुआ क्रांति था। क्या था? बुर्जुआ क्रांति। भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया? तो कौन थे वो? भारत के कौन थे? टीपू सुल्तान। भारत के टीपू सुल्तान ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था। ठीक। नेक्स्ट, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो जो जैकोबिन वर्ग के सदस्य थे ना वो निम्न वर्ग से आते थे। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? आतंक के राज्य की स्थापना रॉबस्पियर ने। किसने की थी? रॉबस्पियर ने। आतंक के राज्य की स्थापना रॉबस्पियर ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए ये चैप्टर 4 है, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 45। तो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तुर्की। मित्र राष्ट्र में कौन नहीं था? तुर्की नहीं था। और कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ये किसमें थे? मित्र राष्ट्र में थे। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में फ्रेंड इंग्लैंड थे, फ्रांस थे और रूस थे। नेक्स्ट, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो देखिए गुप्त संधियों की नीति जो है वो बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने? गुप्त संधियों की नीति बिस्मार्क ने। 1879 की द्वैत संधि जिसको डबल एलियंस बोलते हैं किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो 1879 की जो द्वैत संधि थी, डबल एलियंस थी, वो किन राष्ट्रों के बीच हुई थी? तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुई थी। 1879 का जो द्वैत संधि था वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच हुआ था। नेक्स्ट है 1882 यानी 1882 की त्रिगुट संधि जिसको ट्रिपल अलायंस बोलते हैं, कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं थे? तो फ्रेंड्स आप नहीं पे भी गौर कीजिएगा, नहीं थे। तो इंग्लैंड नहीं था उसमें, तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया ये त्रिगुट संधि में थे, ले परंतु इंग्लैंड इसमें नहीं था। नेक्स्ट, हाँ, इंग्लैंड के अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? तो देखिए इसका जो होगा गौ हो जाएगा 1904। इंग्लैंड ने अलगाव की नीति 1904 में त्याग दी। त्रिराष्ट्रीय समझौता जिसको ट्रिपल इंटेंट कहते हैं में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो कौन सम्मिलित नहीं था? जर्मनी। त्रिराष्ट्रीय समझौता में जर्मनी जो है वो शामिल नहीं था।
1911 के अगादिर संकट, क्या नाम है, अगादिर क्राइसिस का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? इंग्लैंड और जर्मनी। इसका होगा इंग्लैंड और जर्मनी की प्रतिस्पर्धा थी। इंपरेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया था? तो देखिए, इंपरेटर जहाज जर्मनी, ठीक है, इंपरेटर जहाज का निर्माण जर्मनी ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जो था वो ऑस्ट्रिया की युवराज की सेराजेवी में हत्या हो गया था। तो ये जो था तत्कालिक कारण था। नेक्स्ट, वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई? वेमर गणतंत्र की स्थापना जो है वो जर्मनी में की गई थी। कहाँ की गई थी वेमर गणतंत्र? जर्मनी में। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस राष्ट्र ने किया? तो देखिए, किस राष्ट्र ने किया था? जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बी का व्यवहार जो है जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? 14 सूत्री योजना जो है वो वुडरो विल्सन ने, किसने किया था? वुडरो विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना वुडरो विल्सन ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? तो जो सेवर्स की संधि थी ना फ्रेंड्स, वो तुर्की के साथ की गई थी। किसके साथ? तुर्की के साथ सेवर्स की संधि की गई थी। निम्नलिखित में किस संधि को आरोपी संधि कहते हैं? तो देखिए, आरोपी संधि जो है, वर्साई की संधि को आरोपी संधि कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्रों में सोवियत संघ शामिल नहीं था। जर्मनी, इटली और जापान ये धुरी राष्ट्र में थे। कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान धुरी राष्ट्र में थे। सीज फ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? सीज फ्रेड लाइन का जो है जर्मनी ने किया था, सीज फ्रेड लाइन का निर्माण। मैगिनो लाइन का निर्माण किसने किया? तो मैगिनो का जो है फ्रांस ने किया था, मैगिनो का लाइन का निर्माण। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, म्यूनिक समझौता जो है 1938 में हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। नेक्स्ट है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व का तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? तो देखिए, ये जो अमेरिका है इसने जापान पे 1945 में, कब फ्रेंड्स? 1945 में परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय जो है सोवियत संघ को जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का जो श्रेय है वो सोवियत संघ को जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी मैंने आपको 4th चैप्टर 9 का करवाया और 4th चैप्टर बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको पार्ट 2 कर दूँ। पार्ट 1 क्लास 9 का जो मास्टर वीडियो का ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 रहेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो आप लाइक सबसे पहले कर दे और सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड को शेयर कर दे फ्रेंड्स। एंड ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए।